हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया? तो इसका राइट आंसर है 17 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है, तो इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक। क्वेश्चन नंबर 4, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है यह शहर 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण 7 पहाड़ियों के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, खलीफा कौन थे? उनका क्या काम होता था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा या उत्तराधिकारी कहते थे। खलीफा बनने का मतलब था कि उस बड़े साम्राज्य के बागडोर संभालना। 4 प्रमुख उत्तराधिकारी बारी बारी से उनके उत्तराधिकारी बने। इन खलीफाओं का कार्य इस्लाम का प्रचार करना होता था। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार खलीफा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना तथा इस्लाम की रक्षा हेतु हमेशा तैयार रहने का कार्य करते थे। धीरे धीरे जिस जिस स्थान पर खलीफाओं का राजनीतिक सत्ता स्थापित होती गई वहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार होता गया। क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजनाओं में सड़कों व गलियों की व्यवस्था कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति यानी कि जालनुमा में बनाया गया था, अर्थात सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? इसका आंसर है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संस्थागत रूप से 1961 में बेलग्रेड में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ के संघर्ष से दूर रहना, दोनों के साथ मैत्री रखना, किसी के साथ सैनिक संधियां नहीं करना, एक स्वतंत्र विदेश नीति का विकास करना है। गुट निरपेक्ष देश सैनिक गुटों के से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे विश्व में अशांति के वातावरण को रोक सकें और यदि कहीं युद्ध छिड़ गया हो तो बीच में पड़कर दोनों पक्षों में फैसला करवाकर शांति स्थापित कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं? तो इसका आंसर है जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति महावीर के जन्म के समय हुई थी, जब वह बुद्ध के समकक्ष एक महान धर्मगुरु थे। दूसरे इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति एक विशिष्ट धर्मगुरु ऋषभनाथ के जन्म के समय हुई थी, जो कुछ समय पहले जीवन में थे। जैन धर्म के संस्थापकों के जीवन और कार्य के बारे में अलग अलग कथाएं हैं। इनके अनुसार जैन धर्म का मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्म है, जिसका अर्थ होता है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संसार से संपूर्ण विरक्त होकर समस्त प्राणियों के प्रति दया रखना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अनेक समानताएं हैं। समानताएं हैं तो इसमें पहला है दोनों धर्म मनुष्य को मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है दोनों धर्मों के अनुसार मनुष्य की लालसा या तृष्णा ही उसके दुख का कारण है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध दोनों ही मनुष्य को सद्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों में ही दुखों से पीड़ित मनुष्य को उपदेशों द्वारा सतत शांति का मार्ग बताया गया है। नेक्स्ट है जैन व बौद्ध धर्म दोनों ही मनुष्य को त्याग, परोपकार, सत्य, अहिंसा आदि का संदेश देते हैं। इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है 1857 की क्रांति को महान स्वतंत्रता संघर्ष क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी। यह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की रचनाओं को हिलाकर रख दिया। इससे पहले वेल्लोर, बैरकपुर और बुंदेलखंड में हुए विद्रोह में जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया था, इन विद्रोह के कारण 1857 ईस्वी क्रांति को बड़ी प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता और अन्य भारतीय इतिहासकारों ने
1857 की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। इस क्रांति का उदय होने का कारण न तो चर्बी के कारतूसों का उपयोग करना था, न ही कुछ भारतीय शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ, परंतु जनसाधारण में वह असंतोष की भावना थी जो पिछले 100 सालों के अंग्रेजी शासन के कारण लाभ प्राप्त कर रहा था। इन इतिहासकारों का विचार है कि विस्फोट की सामग्री काफी समय पहले ही इकट्ठा हुई थी। इसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो चर्बी वाले कारतूसों से मिली थी। इसलिए 1857 की इस महान क्रांति को केवल सैनिक विद्रोह न कहकर देश का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहना कहीं उचित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। तो इसमें पहला है वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। आपको ये लास्ट में जो दिया गया ये नहीं मिलेगा पेपर में, ये मैंने खुद लिखा है आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट दांडी गुजरात में। नेक्स्ट है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया। तो चोरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी मैंने आपके लिए जो है स्पेशल लिखा है। वह स्थान जहां साइमन कमीशन भारत में पहुंचा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे पहुंचा, फिर उसको मैप में दिखाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये है अमृतसर पंजाब में। ये स्पेशल मैप जो है मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, आपको जो है ये कुछ हेल्पफुल लग रही हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट भी करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर, यहाँ पे जो है गोरखपुर, चौरी चौरा जो स्थान है यूपी में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दांडी गुजरात शो करना, यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र। तो ये सभी को जो मैप में शो करना है, ईजिली आप जो इसको समझ सकते हैं, या अगर आप फ्यूचर में भविष्य में याद करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिंह लीग को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 1956 में। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। समरूप समाज का अस्तित्व किसमें है, कहाँ है? यानी कि खालिस्तान दिया गया, खालिस्तान को भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और स्वीडन में है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान ने कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो इसका राइट आंसर है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर है बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा दल हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है? तो आप और भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। और भी जो हरियाणा के जो क्षेत्रीय हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 16। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा किसी भी गांव की आम सभा कहलाती है। गांव में उपस्थित मतदान करने वाले नागरिक ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। इसको ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो गांव के लोगों को ही ग्राम सभा कहा जाता है, जिनके द्वारा अपने गांव के सरपंच से लेकर ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रतिनिधियों को चुना जाता है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है नेपाल तथा बोलीविया के आंदोलन में मुख्य अंतर क्या थे? इसका आंसर है नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलीविया में संघर्ष में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के दावे शामिल थे। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था, जबकि नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति की नींव के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? तो इसका आंसर है हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें
भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो इसका आंसर है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों या लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आंसर है, लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय संदर्भ में हम निम्नलिखित उपाय सुझा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से उपाय हैं वो देखिए। पहला है कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून समस्त अवांछित चीज़ें समाप्त कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही अच्छा है। निश्चित रूप से सुधारों के मामलों में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, परंतु विधिक संवैधानिक परिवर्तनों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौती का हल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कानूनों के कल्याणकारी उद्देश्य के माध्यम से कानून में बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। कई बार नतीजे एकदम विपरीत निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते जो गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक मौके से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर किसी वस्तु की मनाही करने वाले कानून राजनीति में अधिक सफल नहीं होते। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छा काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ प्राप्त पहुंचाने वाले कानूनों के कामयाब होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत बनाकर राजनीतिक दलों के द्वारा लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत बनाकर राजनीतिक सुधारों की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सुधारों को लागू करने के उद्देश्यों को स्पष्ट करके राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे हल की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के विरुद्ध हो, परंतु लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर विश्वास करने वाले उपायों के कामयाब होने की संभावना होती है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अथवा में राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या योगदान है? तो इसका आंसर है, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है, जिसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, उन्हें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों के बारे में उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल कौन सी? इनमें से चना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है अभ्रक, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? राइट आंसर इसका गर्म एवं आर्द्र जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 24, रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? आंसर है भारत में रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, लौह अयस्क के प्रकार बताएं। तो इसका आंसर है लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। क्वेश्चन नंबर 26, खरीफ फसल क्या है? इसका आंसर है खरीफ की फसल मुख्यतः उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही पकते समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं क्योंकि इन्हें मानसून की शुरुआत में लगाया जाता है, उदाहरण के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है? जब कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी, ये जो है आपस में एक्सचेंज कर लेना, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, चीनी से गन्ना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गन्ने से चीनी। तो यहाँ पे गन्ने से चीनी और लकड़ी से कागज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण की परिभाषा देते हुए सूती वस्त्र उद्योग की व्याख्या करें। आंसर है वे क्रियाएं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि के उत्पादों को तकनीकों का प्रयोग करके संसाधित किया जाता है और अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। ऐसी प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कपास को कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग करके वस्त्र उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, सूती एक प्राकृतिक रेशे वाली फसल है। सूती वस्त्र उद्योग वह उद्योग है जिसमें रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। भारत सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले सूती वस्त्रों के उत्पादन का गौरवशाली इतिहास रहा है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के पुराने उद्योगों में से एक है। इस उद्योग से भारत की बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिला है। छोटे बड़े स्तर पर भारत के हर एक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। सूती वस्त्रों का निर्यात करके भारत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सूती कपड़े, लिनन, रेशम, ऊन और टेरिलिन। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र निर्माण के 3 सेक्टर, हथकरघा सेक्टर, बिजली करघा सेक्टर और मील सेक्टर। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग की मुख्य समस्याओं में कच्चे माल, रुई की कमी, पुरानी मशीनें, ऊर्जा की कमी, हड़ताल, कृत्रिम वस्त्रों से मुकाबला तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला है। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाएं। उनके नाम उनकी स्थिति के नज़दीक लिखें, निकट लिखें। पहला, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो आपको केवल हीराकुंड बांध मिलेगा। ये जो ब्रैकेट में आपको महानदी उड़ीसा दिख रही है, इसका आंसर है जो मैंने जो है यहाँ पे खुद लिखा है आपके लिए। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? केवल आपको इतना मिलेगा ब्रैकेट में जो आपको आंसर दिख रहा है, महाराष्ट्र, ये आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ये भी आपको खुद लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैप में दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे देखिए यहाँ पे मुंबई हवाई पतन आपका मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हीराकुंड बांध महानदी पे है जो ये उड़ीसा में, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है तेलंगाना में है। ये सभी मैंने यहाँ पे शो किए गए हैं आपके लिए, ताकि पेपरों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत न हो, ज़्यादा कहीं पे इधर उधर ढूंढने की जरूरत न पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और ये मैप आपके लिए जो है हेल्पफुल लग रहे हो तो ज़रूर एक लाइक करें और वीडियो के कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है। तो इसका राइट आंसर है उद्यमों के स्वामित्व, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो इसका राइट आंसर है देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है खालिस्तान परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो किसकी होती है? निर्धन की।
तो यहाँ पे जो आपको ये खालिस्तान ब्रैकेट जो है खालिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे आपको भरना निर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं जैसे उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वन लगाना, खनन एवं उत्खनन आदि क्रियाएं आती हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? मांग जमा करने पर चेक या मुद्रा निकालने वाली पर्ची के माध्यम से भुगतान योग्य होता है, इसलिए मांग जमा को मुद्रा समझा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। इसका आंसर है, हम अपने आसपास कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, जैसे कूड़ा करकट, तालाबों पर पशुओं का नहलाना, लकड़ी का प्रयोग करने से धुआं निकलना, वनों का अत्यधिक कटाव, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, गाड़ियों का धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं आदि बहुत से उदाहरण हैं जो पर्यावरण में गिरावट के कारण हैं। इसके अतिरिक्त अधिक वाहनों की संख्या, उद्योगों द्वारा अपने अवशेषों को भूमि के ऊपर फेंकना, विभिन्न उद्योगों के चलने से उड़ने वाली धूल का वातावरण में फैलाव तथा वनस्पति का नाश इत्यादि कारण से वैश्विक जलन बढ़ रही है, जिसे पर्यावरण में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विकसित देश विकासशील देशों से अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि विकसित देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? तो इसका आंसर है, विकसित देश विकासशील देशों से अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। इसके अतिरिक्त विकसित देश उचित दर का लाभ अर्जित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करना चाहते हैं। विकासशील देशों को भी बदले में विकसित देशों द्वारा अनुचित ढंग से अपनाए गए व्यापार अवरोध को हटाने, उनके बाजार तक पहुंच तथा अधिक आर्थिक सहायता की मांग करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विकासशील देश समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के प्रभाव का विरोध कर सकते हैं और उचित व सही नियमों के लिए वे विश्व व्यापार संगठन व अन्य संगठनों से बातचीत कर सकते हैं। इसी की ओर में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया कि भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? तो इसमें से देखिए, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। तो इसमें पहला मापदंड है, उपभोक्ता के अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। इनके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरल, तिरव और कम खर्च में दूर किया जाता है। सेकंड है, सरकार उत्पादों के मानकीकरण द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता में कमी एवं उत्पादों के मानकों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकता को निर्धारित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, एग्रोमार्क, हॉलमार्क जैसे विश्वसनीयता के चिन्हांकित करने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों से गरीब लोगों को उचित मूल्य की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं व सेवाओं पर लागू होता है। सरकार को इन सभी को कड़ाई से लागू करना चाहिए, तभी उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार को कानून बनाकर जमाखोरी, कालाबाजारी आदि पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना होगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अपनी हेल्पफुल लग रही है और आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और सब्जेक्ट की या किसी और क्लास के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।